हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन को ही हम लोग फोलिक एसिड के नाम जानते हैं, अर्थात इसका रासायनिक नाम जो है वह फोलिक एसिड है। चलिए इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, रासायनिक नाम फोलिक एसिड। इसके अन्य कई सारे नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? फोलेसिन अन्य नाम। और इसमें से आपके दो पूछा था, एक अन्य नाम हो गया और आपका पूछा जाता प्रारंभ में इसके कौन कौन से नाम थे। प्रारंभ में इसे किन किन नामों से जाना जाता था, इसको आपको छांटने के लिए भी पूछ सकता है टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में, नेट जेआरएफ में। तो पहले अन्य नाम देख लेते हैं, फिर पुनः प्रारंभ में इसे किस नामों से जाना जाता था उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, देखेंगे। इसे फोलेसिन, विटामिन बी सी, विटामिनियम, फोलेट, अल्फा विटामिन सेकेंड, अल्फा विटामिन द्वितीय, टेराइल ग्लूटेमिक एसिड, आदि नामों से जाना जाता था। आदि नामों से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर फोलेसिन, विटामिन बी सी, यहाँ पर दोनों कैपिटल होगा, और विटामिनियम, फोलेट, अल्फा विटामिन सेकेंड या द्वितीय, टेराइल ग्लूटेमिक एसिड आदि नामों से जाना जाता है। प्रारंभ में इसको ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में इसे फोलेसिन, टेराइल ग्लूटेमिक एसिड, विटामिन बी सी, विटामिनियम तथा अल्फा विटामिन सेकेंड के नाम से जाना जाता था। इतने ही इसके प्रारंभिक नाम थे। प्रारंभ में इसे इन्हें नामों जाना जाता था, जो कि आपके सभी हैं। वर्तमान में इसे फोलिक एसिड एवं लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे फोलिक एसिड एवं लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान का भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, पूछता है वर्तमान में इसे किस नामों जाना जाता है, तो फोलिक एसिड एवं लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, ध्यान से देखिएगा, जो आपका फोलिक एसिड है, विटामिन बी नाइन है, ये आपका पीले रंग का
रवेदार पदार्थ है। एक पीले रंग का रवेदार पदार्थ है। ताप के प्रति स्थिर है। जल में अल्प घुलनशील है। सोडियम लवण में घुलनशील है। अम्ल और प्रकाश के प्रति अस्थिर है। यकृत तथा पालक में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। यकृत तथा पालक में इसकी मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। यानी कि विशेष करके शाकाहारी लोगों के लिए फोलिक एसिड की यदि हमें अपने शरीर में पूर्ति करना है, यानी कि अपने हीमोग्लोबिन को बरकरार रखना है, तो हमें विशेष करके पालक को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि पालक में इसकी मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके कार्य को देखें। अब इसके देखेंगे, इसकी कमी से एक एनीमिया भी होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी के आकार छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ पे कार्य को देखेंगे। फोलिक एसिड आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक है, यानी कि आरबीसी के परिपक्वता के लिए आवश्यक है। यहीं पर अभी आप लोग आगे देखेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे विटामिन B12 पर निश्चित रक्त अल्पता, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो हमारी आरबीसी है परिपक्व नहीं हो पाती है। परिपक्व नहीं हो पाती, उसके पहले उसकी डेथ हो जाती है, जिससे एक भयानक एनीमिया का रूप देखने को मिलता है, परनिसिस एनीमिया। वहाँ पे हम उसको देखेंगे। यहाँ पे भी हम लोग इसके अंतर्गत ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को देखेंगे। तो इसका जो कार्य है आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। फोलिक एसिड का मुख्य कार्य शरीर में रक्त की परिफायरिंग रिंग बनाने में सहायता करना। अब बताएंगे आपको परिफायरिंग रिंग इसका काम क्या है। देखिए, परिफायरिंग रिंग बनाने में सहायता करता है। बनाने में अब परिफायरिंग रिंग के माध्यम से ही, जो आपके परिफायरिंग रिंग यहाँ पे है, इसी के माध्यम से ही आपके रक्त में हीमोग्लोबिन अणु का निर्माण होता है। परिफायरिंग रिंग के माध्यम से रक्त में एचबी से हीमोग्लोबिन का अणु बनता है। अब देखिए, परिफायरिंग रिंग को बनाने में कौन सहायता कर रहा है? आपका फोलिक एसिड। और परिफायरिंग रिंग किसका निर्माण कर रहा है? हीमोग्लोबिन का अणु बनाने में। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, फोलिक एसिड विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थिमज्जा में आरबीसी के निर्माण में सहायक है। यानी कि विटामिन B9, विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थिमज्जा में, यानी कि बोन मैरो में
आरबीसी के निर्माण में सहायक है। अगला पॉइंट देखिए, आरबीसी की परिपक्वता के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन की आवश्यकता होती है। आरबीसी की परिपक्वता के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे समझने की बात आती है कि न्यूक्लियोप्रोटीन होता क्या है। तो वह प्रोटीन जिसके एक अणु के साथ, यानी कि एक प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ा होता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में आपके डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड का इकन हो सकता है। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या जुड़ा रहेगा प्रोटीन से, चाहे आपका डीएनए का रहेगा, चाहे आपका आरएनए का रहेगा, दोनों में से किसी का जुड़ा रहेगा प्रोटीन से उसी को ही न्यूक्लिक एसिड के नाम से, न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। यानी कि वह प्रोटीन जिससे आपके जो है, चाहे आपके डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, चाहे आपके राइबो न्यूक्लिक एसिड के एसिड जुड़े होते हैं, उसी को ही हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। और आरबीसी की परिपक्वता के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन की आवश्यकता होती है। हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन को देखते हैं, जहाँ वहीं पर हिस्टिडीन की बात करते हैं, आपके एसेंशियल एमिनो एसिड की बात करते हैं, हिस्टिडीन की बात करते हैं, उसमें आपका जो हिस्टिडीन है वो आपका एक न्यूक्लियोक एसिड है। चलिए फोलिक एसिड, अगले पॉइंट को देखिए। फोलिक एसिड प्यूरिन्स एवं पिरिमिडिन्स ये दोनों के आपके प्रोटीन हैं के चयापचय में मदद करता है। ये डीएनए के निर्माण में सहायक है। डीएनए के निर्माण में सहायक है। जैसा कि अभी हमने अपने हिस्टिडीन की बात किया था, तो देखिए इस पॉइंट में फोलिक एसिड मुख्य रूप से हिस्टिडीन, टायरोसिन एवं ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के चयापचय के लिए आवश्यक है। फोलिक एसिड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुख्य रूप से हिस्टिडीन, टायरोसिन एवं ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, आपने हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन को भी बात करें तो आपके एसेंशियल एमिनो एसिड के अंतर्गत आता है। एसिड के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। चलिए फोलिक एसिड सिट्रोबोरम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ल्यूकोबोरिन, कारक तथा
ल्यूकोबोरिन, कारक के रूप में कैंसर के उपचार यानी कि कैंसर थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। देखिए, फोलिक एसिड, सिट्रोबोरम, ल्यूकोबोरिन तथा न्यूकोबोरिन कारक के रूप में कैंसर के उपचार यानी कि कैंसर थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। यह है लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर, लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर नामक जीवाणु के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। यानी कि आपका जो फोलिक एसिड है लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर नामक जीवाणु के लिए अति आवश्यक है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ फोलिक एसिड, तो आपका यह दो प्रकार का होता है। टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और संयुग्मी फोलिक एसिड। अब यहाँ पर एक एक करके हम देखेंगे। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की बात करें तो इसमें स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है इसे स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम जाना जाता है। और वहीं पर जब संयुग्मी की बात आती है तो यह टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड प्लस ग्लूटेनिक एसिड का संयुग्मित रूप है। चलिए, तो इसकी बात करें, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यानी कि इसे स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब वहीं पर हम लोग संयुग्मी फोलिक एसिड की बात करते हैं तो आपके टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड प्लस आपका ग्लूटेनिक एसिड बराबर आपका हो जाएगा संयुग्मी फोलिक एसिड यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और ग्लूटेनिक एसिड का मेल ही संयुग्मी फोलिक एसिड कहलाता है। दो प्रकार का हमने देखा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जिसे स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से, और संयुग्मी फोलिक एसिड जो कि आपका टेट्रा यानी कि स्वतंत्र फोलिक एसिड और ग्लूटेनिक एसिड का मिश्रित रूप है। चलिए इसकी कमी को देख लें, कमी से समस्या को देख लें। फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 की कमी से सबसे पहले जो इसकी कमी से जो रोग होता है मैगलोब्लास्टिक एनीमिया चलिए, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है। इसमें क्या होगा, आरबीसी
का आकार बड़ा हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा, यानी कि आरबीसी, जो कि आप लोगों ने देखा फोलिक एसिड को आरबीसी के निर्माण में सहायता कर रहा था, अब इसका आकार बड़ा हो गया, यानी कि इसकी संख्या कम हो जाएगी। और इसकी संख्या जब कम होगी तो यह जो है, यानी कि आरबीसी का संख्या कम होगी कैसे, जब आरबीसी का निर्माण कम होगा, यानी कि आरबीसी का निर्माण कम, आरबीसी का निर्माण कम हो जाएगा। और इस प्रकार की एनीमिया को विशेषतः गर्भवती महिलाओं व शिशुओं में देखा जाता है। यानी किस प्रकार कहते हैं, यह एनीमिया विशेषतः गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को होता है। आकार बड़ा हो गया यानी कि इसमें संख्या कम होगी, अर्थात इसका निर्माण कम होगा, और विशेषकर किसको होगा, आपकी गर्भवती महिला और बच्चों में। तो ये हो गई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात हो गई। अब दूसरा देखते हैं एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। विटामिन B9 की कमी से बच्चों में एनटीडी हो जाता है। B9 की कमी से बच्चों में एनटीडी हो जाता है। इसमें गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है। इसमें गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है। एनटीडी भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट है, एक मुख्य है, जिसमें स्पाइना बीफिडा वाला एनटीडी सबसे ज़्यादा होता है। स्पाइना बीफिडा वाला एनटीडी सबसे ज़्यादा होता है। इसमें आप लोग देखेंगे तो शिशु की जो रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही उभरी हुई संरचना देखने को मिल जाती है। यहाँ से ऐसे रीढ़ की हड्डी आई, ऐसे इस तरह की आपको संरचना देखने को यहाँ पे मिल जाती है स्पाइना बिफिडा वाले एनटीडी में, और यही आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एनटीडी के आपसे एनटीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इससे जो सबसे होने वाली समस्या है, जो सबसे अधिक होता है, वह आपका स्पाइना बिफिडा होता है, जो कि छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। विटामिन B9 की कमी से, अगला पॉइंट देखिए, B9 की कमी से
अवशोषण प्रक्रिया धीरे हो जाती है। अवशोषण प्रक्रिया धीरे हो जाती है, यानी कि हम जो भी भोज्य पदार्थ को लेते हैं उसमें जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन B9 की कमी होगी तो उन पोषक पदार्थों का अवशोषण मंद गति से होगा, अर्थात पूर्ण तरह से उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा और वह उसका जो है हमारे शरीर से निष्कासन हो जाएगा, अर्थात उसकी कमी देखने को मिलने लगती है। इसकी कमी से जीभ पर छाले, कमी से जीभ पर छाले हो जाते हैं। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और इसमें विशेष करके आपको डायरिया की शिकायत, डायरिया की शिकायत। अधिकता की बात करें, अब तक तो बात हो रही थी कमी को लेकर के, अब अगर हम अधिकता की बात करें, शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है। हमें पता है कि जो भी हमारे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं इनकी जब अधिकता होती है तो हमारे शरीर में विषाक्तता बढ़ती है, यानी कि शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है। स्रोत की बात करें, सूखा खमीर यकृत, सूखा खमीर यकृत, अंडा, दाल, हरी सब्जी, साबुत अनाज, पालक आदि। अवशोषण की बात करें, कहाँ पे होगा? छोटी आंत, छोटी आंत के जेजुनम से रक्त में अवशोषित, यहाँ से अवशोषित होगा, लेकिन इस छोटी आंत का ही एक भाग होता है विलाई। यहीं पर विलाई से रक्त के माध्यम से आप लोग देखेंगे जेजुनम, डेडुनम और विलाई, इलियम, वहीं पर एक आपकी और संरचना मिलती है, उंगलीदार संरचना मिलती है, उंगली की जैसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसी को विलाई कहते हैं। और यहीं से जो है इसका अवशोषण जो है नस के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक जो होता है, तो जहाँ से होता है उसे में क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और पोषक तत्वों का कोशिकाओं तक पहुँचने संपूर्ण प्रक्रिया को एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है, स्वांगीकरण। और थोड़ी बात हो गई, अगर उत्सर्जन की बात कर लें, उत्सर्जन की बात करें तो आपको पता है कि यह जल में घुलनशील है, अर्थात मल एवं मूत्र के द्वारा, मल एवं मूत्र के द्वारा। यहीं पर हमारा विटामिन B9 अर्थात फोलिक एसिड समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। होम साइंस विथ अजीत चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इसी के साथ आप लोग अब तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।